अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैमा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइनॉप्सिस राइटिंग। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे के साइनॉप्सिस क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, साइनॉप्सिस या प्रोटोकॉल, ये आप दो वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, रिसर्च के अंदर आपको ये दो वर्ड्स बहुत कॉमनली मिलेंगे। ठीक है, ये होते क्या है, एक ओवरव्यू में देती हूँ कि ये बिल्कुल मूवी के ट्रेलर की तरह होते हैं। ठीक है, मूवी का ट्रेलर देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि आपके पास आप कोई भी मूवी देखने से पहले आप उसका एक 5 मिनट का या 8 मिनट का ट्रेलर होता है, जिसमें थोड़े बहुत आपको करेक्टर्स का पता चल रहा होता है, स्टोरी लाइन का पता चल रहा होता है कि ग्राफिक्स क्या यूज हुए हैं। ठीक है, और प्लॉट्स का पता चल जाता है कि किस टाइप की मूवी है, और डिफरेंट चीजों का आप अंदाजा लगा लेते हो उस 10 या 8 मिनट के तौर पे। ठीक है, साइनॉप्सिस या प्रोटोकॉल सेम एक मूवी के ट्रेलर की तरह होती है। ठीक है, ये समझो कि एक रिसर्च का ट्रेलर है, जिसमें आप क्या करते हो, रिसर्च में जो भी काम करने वाले हो उससे मुतालिक आप उस साइनॉप्सिस में वो बता देते हो। ठीक है, जैसे लाइक कि आपको कोई करेक्टर बताना है, तो यहाँ रिसर्च में जो हमारे करेक्टर्स हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज, या सपोज कोई भी चीज हमने अपने रिसर्च टाइटल में जो डाली है, वो सारी करेक्टर्स के तौर पे हम साइनॉप्सिस में पहले से बता देंगे। फिर इसके अलावा एक रिसर्चर क्या स्टाइल अपना रहा है पूरे अपने उसके अंदर के, वो कौन से मेथड्स यूज करेगा, या वो जो भी एनालिसिस करेगा वो किस चीज के ऊपर करेगा, ये सारी चीजें मिला के एक समरी के तौर पे अपनी रिसर्च की उस वो बनाता है एक साइनॉप्सिस। ठीक है, अब देखो साइनॉप्सिस और प्रोटोकॉल में फर्क क्या है। प्रोटोकॉल एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फॉर्मेट, ठीक है, जो प्रोसीजर का होगा, वो साइंटिफिक रिसर्च से पहले आप एक फॉर्मेट तैयार करते हो। ठीक, साइनॉप्सिस भी सेम वही चीज है। साइनॉप्सिस जो है इसमें सिन जो है एक सन के ग्रीक वर्ड से यूज हुआ है, और इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को मिला के पढ़ रहे हो। ठीक है, टुगेदर इसका मतलब होता है टुगेदर। ऑप्सिस का मतलब होता है देखना। तो तमाम चीजों को एक साथ देखना छोटे से तरीके से, इस चीज को साइनॉप्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब दोनों टर्म्स यूज होती हैं, दोनों टर्म्स एक दूसरे की सिनोनियम्स हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोगों को जो है कौन सी चीज दिखेगी, साइनॉप्सिस का वर्ड यूज होता हुआ दिखेगा। अच्छा, साइनॉप्सिस को हम कैसे करते हैं, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे आप लोग कि जो है अगर कोई बंदा उसको पढ़ रहा है, या आपका कोई रिव्यूअर उसको पढ़ रहा है, तो उसको एक ही झलक में जो है आपकी पूरी रिसर्च के बारे में पता चल जाए। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद मतलब मेन मेन जो उसकी आउटलाइंस हैं, आप क्या करने वाले हो, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, आपका टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें ये साइनॉप्सिस आपकी कवर कर लेगी। ठीक, अच्छा, अब देखो ये पर्पस ऑफ साइनॉप्सिस क्या होता है। एक प्रोटोकॉल या साइनॉप्सिस जो होता है ना, ये डॉक्यूमेंट है जो आप इंस्टीट्यूशन को देते हो, जैसे आईआरबी वगैरह वालों को दोगे या किसी और को दोगे। किस किस पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, एक तो चीज होती है एथिकल क्लियरेंस। एथिकल क्लियरेंस क्या होता है कि सपोज मेरी एक रिसर्च थी जिसमें जो है हम लोगों ने राउंडेड शोल्डर्स चेक किए थे और फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन चेक की थी। अच्छा, फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन के लिए ये सीन था कि साइड से ना हमने जो सब्जेक्ट्स थे हमारे, हमने उनकी पिक्चर लेनी थी। सही है, मैंने जब पहले साइनॉप्सिस लिखा तो उसमें मैंने ये लिख दिया कि भाई हम जो है पिक्चर लेंगे साइड से, और ऐसे ऐसे हम उसका एंगल निकालेंगे, ये काम हो जाएगा। जब मैंने आईआरबी वालों को दिया तो उन्होंने मुझे लगा दिया एथिकल के ऊपर इशू लगा दिया कि आप किसी की भी पिक्चर नहीं ले सकते, या आप उसके लिए क्या काम करेंगे कि ये सब चीजें ना हो, कोई अलग मेथड यूज करें। तो थैंक्स टू कोविड टाइम्स, तो उस वक्त मास्क का कॉन्सेप्ट था, तो हमने बोला चलो ठीक है हम मास्क यूज करवा देंगे। तो फिर मैंने उनको वापस से जो है एक लेटर लिखा कि हम इस तरीके से ये एथिकल क्लियरेंस ये कर रहे हैं कि हम उनको बोलेंगे कि आप मास्क आपने पहनना है तो आप पहन लें, इससे पहले हम उनसे कंसेंट फॉर्म भी फिल करवाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब हमें कोई भी हमारा जो प्रोसीजर है उसमें कोई एथिकल मसला ना हो, उस चीज की क्लियरेंस से पहले हम इस साइनॉप्सिस का यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा चीज क्या है कि फॉर्मल रजिस्ट्रेशन होती है यूनिवर्सिटीज को। जैसे आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, आप आईआरबी को देके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो कि हाँ आपने परमिशन हमें दे दी है, अब हम ये काम करना शुरू कर रहे हैं।
तीसरी चीज ये होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा देखो, एक हमारी रिसर्च और है जो कि हम लोग कर रहे थे डायबिटीज में हाइपर कोएगुलेबिलिटी चेक करने के लिए। अच्छा, उसमें ये सीन था कि हमें किट्स चाहिए थी, तो अब उसके लिए हमें किट्स के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमें कहीं ना कहीं से अरेंज करने थे। तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर्स भेजे। अब लेटर्स के साथ हमारा कोई होना तो चाहिए ना, कोई डॉक्यूमेंट जिसमें हमें पता चले कि भाई रिसर्च में हम करने क्या वाले हैं। तो इस तरीके से हमने वहां पे भी साइनॉप्सिस भेजा था। तो कुछ मेन जगह है जहाँ पे हमारी साइनॉप्सिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ये 3 ये है। ठीक। तो अगर जनरल व्यू आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये साइनॉप्सिस जो होती है ये आउटलाइन है, ये ब्लूप्रिंट है पूरे इंटायर रिसर्च प्रोसेस का। इसमें आपको 3 चीजें पता चल जाएंगी कि रिसर्चर जो है वो करना क्या चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, और कैसे करना चाह रहा है। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आपको साइनॉप्सिस पढ़ने से पता चल रही हैं तो आपकी साइनॉप्सिस परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, एक बात ये कि साइनॉप्सिस बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, 10-15 पेजेस की नहीं होती, अप्रोक्स 4 पेजेस की होगी मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन क्या होगा, प्रिसाइज होगा, उसमें आपका मतलब बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ आना चाहिए क्या चीज है, क्या हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब 2 वर्ड्स आपको और दिखेंगे, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, हम इसको साइनॉप्सिस से कैसे अलग करते हैं। साइनॉप्सिस यूजुअली आप रिसर्च करने से पहले, ये डॉक्यूमेंट हुआ है जब आप रिसर्च करने से पहले अपना जो है किसी भी इंस्टीट्यूट को दे रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो आप पूरी रिसर्च कर लेते हो, उसके बाद एक शॉर्ट फॉर्म में अपनी रिसर्च का लिखते हो, और फिर वो अगर कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे आप पब्लिश कर रहे होते हो, वो लोग क्या करते हैं कि आपका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। उसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये रिसर्च का है, ताकि फिर उसको मजीद और प्रोसेस में डाल के फिर उसकी रिव्यू करके फिर उसको पब्लिश करने में रखें। ठीक है, तो वो पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। तो दोनों चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन साइनॉप्सिस आप रिसर्च से पहले लिखते हो, एब्स्ट्रैक्ट आप रिसर्च पूरी करने के बाद लिखते हो। ये 2 चीजें। अह, अच्छा, मोस्ट आपको साइनॉप्सिस की इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो गया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है, क्या इतने आईआरबी वालों को देना है, ताकि जो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ये इस बात से कन्विंस हो सके कि भाई आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है और ये होनी चाहिए, या आपको जो है वो अप्रूवल वगैरह दें। तो ये ज्यादा मेन फोकस जो होता है साइनॉप्सिस का, वो इस चीज के ऊपर। अच्छा, साइनॉप्सिस के ना कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट्स जो है ना, ये सीपीएसपी से मैंने निकाले थे, जो कि यूजुअली पाकिस्तान में जो है यही चलता है। सीपीएसपी है कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जर्नल है। ठीक है, ये सीपीएसपी जर्नल है। उन्होंने एक गाइडलाइन दी हुई है कि साइनॉप्सिस कैसे लिखना है, तो हम यूजुअली जो है इसी पूरे कंपोनेंट जो भी उन्होंने गाइडलाइन दी है उसी पे ही चलते हैं। अच्छा, उन्होंने ये लिखी हुई थी कि साइनॉप्सिस जो है ये अप्रॉक्स आपके A4 पेजेस 4 होने चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, या 1000 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्ड्स को ऐसा जितना कोई देखता नहीं है, लेकिन हाँ 4 पेजेस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप देखो हेडिंग्स क्या क्या हैं। अब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली टाइटल की हेडिंग है, वो आप लोगों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से वो कर लिया है। कुछ कुछ को मसला हुआ है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या मसला है। दूसरा जो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो है आज हम करेंगे कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखते हैं। मेरे पास 3 साइनॉप्सिस हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरीके से उसको पूरा अरेंज किया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, रैशनल होता है। रैशनल का मतलब ये होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सही है, मतलब जो भी आप करना चाह रहे हो एक रीजन, एक लॉजिक देते हो। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं आपने क्लियर 2-3 लाइन के अंदर ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। इसका भी पूरी एक थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। ऑब्जेक्टिव से लेके एंड तक का काम हम कल करेंगे, आज हम रैशनल तक का काम कर लेंगे। ठीक है, अब 5th पे है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मैं अगर ओवरव्यू दूं तो इसमें देखो, अगर सपोज ये मैंने एक वर्ड यूज किया वर्कआउट,
ठीक है। अब वर्कआउट जो है, अगर आप लोगों के मुताबिक ये होगा कि भाई ट्रेडमिल पे चढ़ के एक्सरसाइज करने को वर्कआउट बोलते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से वर्कआउट क्या है कि सिंपल एक्सरसाइज रन करना, ये वर्कआउट है। ठीक है। तो मैं अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन में एक वो वाली डेफिनेशन लिखूंगी जो मैं मान रही हूँ अपने रिसर्च के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि जो बाकी डेफिनेशंस लोगों ने बनाई हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। फिक्स चीज पे आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम पहले से 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक गेस हो। ठीक है। तो जो भी मैंने अपना टाइटल बनाया, जो भी अपना क्वेश्चन बनाया था, रिसर्च क्वेश्चन बनाया था, उससे मैं एक हाइपोथेसिस निकाल लूंगी। ठीक है। सपोज मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया हुआ था कि पीसीओस की मैं प्रिवेलेंस चेक कर रही हूँ उन औरतों में जो कि बॉयलर चिकन खाती हैं। ठीक है। अब मैं ये चेक करने वाली हूँ, तो मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगी कि देयर इज अ ग्रेटर इंसिडेंस इन वुमेन हु ईट बॉयलर चिकन, देयर इज ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ पीसीओस इन वुमेन हु ईट बॉयलर चिकन। ठीक है। तो ये मेरी अभी प्रूफ नहीं है, मैं अभी रिसर्च करूंगी इस पे। ठीक है। तो एक जस्ट गेस दिया, तो ये मेरी हाइपोथेसिस। 7th के ऊपर मटेरियल एंड मेथड्स आते हैं। इसकी सब हेडिंग्स जो है स्टडी डिजाइन है। स्टडी डिजाइन आप सब लोगों ने सीख लिए हैं कि कौन कौन से होते हैं, क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट, तो आप अपने टाइटल के हिसाब से वो डिसाइड करोगे। अभी फिलहाल सबका क्रॉस सेक्शन। फिर सेटिंग आ जाती है, किस जगह कर रहे हो, ड्यूरेशन क्या है आपका, स्टडी पॉपुलेशन कौन से टारगेट कर रहे हो, अडल्ट कर रहे हो, मिडिल एज कर रहे हो, ओल्ड वुमेन कर रहे हो, ये सब आ जाएगा। फिर सैंपल साइज आता है। सैंपल साइज एक तरीके से निकलता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में सिखाएंगे कि किस तरीके से आप सैंपल साइज निकालते हो। सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं कुछ बहुत सारी, कल भी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था 2 सैम्पलिंग टेक्निक्स का, तो आप लोग उस तरीके से हम मजीद सीखेंगे कितनी सारी होती है और आपकी रिसर्च पे क्या अप्लाई होती है वो हम देखेंगे। फिर सैंपल सिलेक्शन में क्या होता है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, किन लोगों को आप स्पेसिफिक रख रहे हो अपनी रिसर्च में और किन को आप बाहर निकाल रहे हो। सपोज मैंने यहाँ पे फीमेल्स रखी हैं 14 टू 18 ईयर्स की। ठीक है। तो मैं मजीद ये मेरे इंक्लूजन में आ जाएंगी। एक्सक्लूजन में मैं निकाल दूंगी कि ओल्डर एज वुमेन्स या वो वुमेन्स जिनको हाइपरटेंशन है, इस तरीके से मैं उनको एक्सक्लूड आउट कर दूंगी। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्वेश्चन या यूज कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, ये सब चीजें इसमें बताएंगे हम। डेटा एनालिसिस प्रोसीजर क्या होता है कि ये आपके पास पूरा डेटा आ चुका है, अब आपने उसका रिजल्ट तैयार करना है, तो वो एक द फॉर्म ऑफ ग्राफ बनते हैं और टेबल्स के तौर पे बनते हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके तरीके से हम लोग ये पूरा एनालिसिस प्रोसीजर रहते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम कौन सा जो है सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और वहाँ पे जो हम कौन कौन से टेस्ट रन करेंगे, ये सब इस हेडिंग के अंदर आ जाएंगे। फिर वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स जो हैं वो मैंने बताया कि आपके रिसर्च के अंदर टॉपिक के अंदर जो जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो यूजुअली आपके वेरिएबल्स होते हैं जो मेन पॉइंट पे आप बात कर रहे होते हो। तो वो वेरिएबल्स कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो भी मैं कल उसके ऊपर बात करूँ। अच्छा, रेफरेंसेस, ये एंड है, बिल्कुल एंड में जो है साइनॉप्सिस के ये लाइन से रेफरेंसेस आते हैं। रेफरेंसेस मैं बताऊंगी कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ से डाल सकते हो, जो जो चीजें आप इंट्रोडक्शन पे लिखोगे उनके रेफरेंसेस डाल सकते हो। ठीक है। रैशनल को छोड़ दो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दो, ऑपरेशनल डेफिनेशन कहीं से भी उठाओगे उसकी रेफरेंस डालना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा और 2 जगह जो है वो डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स हैं या डेटा एनालिसिस प्रोसीजर्स होते हैं, इन सब में या सैंपल साइज के अंदर हम यूजली रेफरेंसेस डाल रहे होते हैं। तो साथ साथ इंशाल्लाह आप सब लोगों को पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ हम रेफरेंसेस यूज करते हैं और फिर हमारी एंड में कैसे डलते हैं रेफरेंसेस। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं मेन जो हमारा काम है, इंट्रोडक्शन राइटिंग। अच्छा, पूरे साइनॉप्सिस का जो मेन कंपोनेंट है, जो पूरी रिसर्च में आपको टाइटल के बाद तंग करेगा ना, वो ये चीज है। फिर सॉरी, पहले जो है वो डिस्कशन की बात कर लेते हैं, डिस्कशन भी आती है आगे लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल जो साइनॉप्सिस में काम है वो इंट्रोडक्शन का, ये थोड़ा मुश्किल काम है। सही है, तो पूरा एक दिन जो हमने इसको अलग से दे दिया। अच्छा, इंट्रोडक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि सही भाई, 2 आपस में बंदे मिले, उन्होंने आपस में एक दूसरे का तारुफ करवा दिया, ये है इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप शुरू में क्या बोलते हो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है,
मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मतलब जनरल बातें करते हो शुरू शुरू में। ठीक है, सपोज मैं एक डॉक्टर के पास गई, सही है, मैंने वहां जाके पूछा कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैमा है और मैं इस यूनिवर्सिटी से आई हूँ। ठीक है, मैंने जनरल बातें की कि आप क्या करते हैं, आपके हॉस्पिटल क्या काम करता है, ये वो सब। सही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आई अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने बोलना शुरू किया कि अच्छा, अब मैं अपने बिल्कुल मुद्दे पे आ गई हूँ जो मैं बात करने वाली हूँ। मैं आ गई कि भाई अब मुझे आपसे ना कुछ सवालात करने हैं। वो सवालात जो है ना वो आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड होंगे। सही है, फिर मैं उसके बाद आऊंगी कि भाई अगर मैं आपसे ये सवालात करूंगी तो मैं इसको जो है किसी प्रॉपर तरीके से एक जगह पे लिखूंगी, फिर मैं इसको गवर्नमेंट को भेजूंगी या इसका इम्पैक्ट देखूंगी, ताकि कुछ ना कुछ आपको वर्क लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई आसानियां होना शुरू हो जाए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया, जनरल से आई, जनरल से आने के बाद मैंने अपना टॉपिक डिस्कस किया उनसे। टॉपिक डिस्कस करने के बाद मैंने उन्हें बताया कि मेरे टॉपिक की ये इम्पोर्टेंस है, और फिर उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के बाद मैंने बताया कि उस टॉपिक का क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा, बाकी लोगों को उस चीज का क्या फायदा होगा। तो पूरे इंट्रोडक्शन राइटिंग में हमने सेम एज इट इज यही काम करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या, इंट्रोडक्शन सर्व्स द पर्पस ऑफ लीडिंग द रीडर फ्रॉम अ जनरल सब्जेक्ट एरिया टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ रिसर्च। ठीक है, एक जनरल बात से आप लेके कहाँ होगे, एक अपने काम के ऊपर, एक पर्टिकुलर जो चीज आप स्टडी करने वाले हो उस पे बात लेके आओगे। इट establishes the context of research being conducted by summarizing current understanding and background information about the topic. सही है, शुरू शुरू में आप क्या करोगे, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड अभी आप क्या समझ रहे हो, बैकग्राउंड उसका क्या है, वो तमाम चीजें जो है पहले आप उस पर बात करोगे, समराइज लिखोगे इस चीज, स्टेटिंग द पर्पस ऑफ द वर्क, फिर उसके बाद अपना पर्पस बताओगे, फिर उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेनिंग योर रैशनल, उसके अंदर आप अपना लॉजिक रखोगे कि आप करना क्यों चाहते हो ये चीज, हाईलाइटिंग द पोटेंशियल आउटकम्स योर स्टडी कैन रिवील, और उसके बाद आप बताओगे कि ये मैं रिजल्ट ले आऊंगा तो उसके बाद ये रिजल्ट का क्या फायदा होगा, पूरी कम्युनिटी को वर्ल्ड वाइड क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें आ गई इंट्रोडक्शन। आगे चलते, अच्छा, जो भी आप लोग इंट्रोडक्शन लिखोगे उसको मस्ट है कि ये चार चीजें उस पे उतरती है। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो इसमें आप लोग, अगर मैं भी, आप लोग लिख के दोगे इंट्रोडक्शन तो मैं इसी कैटेगरीज पे जज करूंगी कि भाई ये चार चीजें जो है कवर हो रही है इंट्रोडक्शन में या नहीं। इन केस अगर हो रही हुई तो फिर वो परफेक्ट होगी। अच्छा, अब देखो सबसे पहले देखो, एक समझो कि इंट्रोडक्शन को ना आपने इन्वर्टेड ट्राइंगल के तौर पे लिखना है। ठीक है, व्हाट वाज आई स्टडी, सिंपल, जैसे मैंने अभी बताया अपना टॉपिक के मैं पीसीओस का चेक कर रही हूँ, बॉयलर चिकन वाली फीमेल्स में कि होता है या नहीं। तो जनरली मैं पहले शुरू शुरू में पीसीओस को डिफाइन कर दूंगी कि पीसीओस जो है ये एक बीमारी है जिसमें फॉलिकल्स जो होते हैं इमेच्योर होते हैं, इसमें इंसुलिन रेजिस्टिविटी होती है, सही है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी बातें। फिर मैं बताना शुरू करूंगी कि अच्छा इसकी प्रिवेलेंस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड इतनी है कि अच्छा पाकिस्तान के अंदर अगर प्रिवेलेंस है कहीं पे तो वो बता दूंगी कि वो ये सब है। फिर मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक को इंटरलिंक करना शुरू करूंगी। तो इंटरलिंक करने में क्या है कि व्हाट डिड वी नो अबाउट दिस टॉपिक बिफोर आई डिड दिस स्टडी। ठीक है, तो अब इस जगह पे मैं उसको बताऊंगी कि भाई पीसीओस पे पहले रिसर्च हो चुकी है कि ये जो है जंक फूड खाने वाली औरतों में ज्यादा है। पीसीओएस पे ये रिसर्च हो चुकी है कि वो लोग औरतें जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना रही हैं उनमें ज्यादा होती है, या वो औरतें जिनको मीनार्क जो है वो उनका पहले हो चुका है, ईद से पहले हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले से रिसर्चेस हुई हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताती रहूंगी कि पीसीओएस में ये हुआ। फिर मैं आऊंगी कि व्हाई वाज दिस टॉपिक इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट। अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊंगी कि अच्छा अब मैं जो हूँ ये वाला टॉपिक जो है मैं ये चूज कर रही हूँ, और ये इसलिए चूज कर रही हूँ कि जाहिर सी बात है इस पे पहले कभी कोई रिसर्च नहीं हुई थी। ठीक है, पहले ये लिखा,
फिर उसके बाद बोलूंगी कि जो है इस तरीके से जो है जब हमें ये बात पता चल जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा कि हम जो है लोगों को जो एजुकेट कर सकेंगे कि ब्रॉयलर चिकन ना खाएं। इसके अलावा फिश खा सकते हैं, कोई और मीट ले सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ओवरऑल पीसीओएस के जो इंसिडेंस है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड में किस पे आ गई कि मेरी स्टडी जो है किस तरीके से हेल्प आउट करेगी आगे। तो ये शुरू से लेके आखिर तक आप ये ट्राइंगल बन गया पूरा। ठीक है, इसी तरीके से पूरा इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। आगे चलते हैं। राइटिंग स्टाइल ऑफ इंट्रोडक्शन, फिर से वही बात है वैसे। To present the more general aspects of the topic early in the introduction। ठीक है, early in the introduction में general aspects लिखोगे, then narrow towards the more specific topical information that provides context, finally arriving at your statement of purpose and rationale, and whenever possible the potential outcomes your study can reveal। ठीक, फिर उसके बाद क्या क्या चीजें आपके इंट्रोडक्शन में लाजमी तौर पे होनी चाहिए। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, आपका टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है ये मजीद हाईलाइट हो उसके अंदर। सेकंड, मेकिंग जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट द टॉपिक। ठीक है, शुरू में आपने टॉपिक से रिलेटेड जनरल स्टेटमेंट्स देने। प्रेजेंटिंग एन ओवरव्यू ऑन करंट रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, उस वक्त क्या रिसर्चेस चल रही हैं, बैकग्राउंड में क्या रिसर्चेस हो चुकी हैं, ये सब बताओगे। इन केस अगर आप किसी चीज को ओपोज कर रहे हो कि भाई पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें था कि जो है एज का कोई लिंक नहीं है, फिर बाद में मैंने देखा कि भाई एज का लिंक आ रहा है, तो आप वो चीज भी बाद में डाल दोगे कि पहले मैंने ये देखा था ये हुआ है, अब जो है एज का आ रहा है लिंक। फिर उसके बाद आप आओगे कि गैप क्या है, रिसर्च गैप का आप लोगों को पता होगा कि क्या आर्टिकल्स अगर पढ़ लिए तो उसमें से आपकी स्टडी से यूनिक होगा। ठीक है, वो आपका क्या है, रिसर्च गैप है। लाइक मैंने देखा कि बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं लेकिन चिकन बॉयलर चिकन के ऊपर नहीं हुई, तो ये मैंने एक अपना क्या बना लिया, रिसर्च गैप बना लिया, तो मैं वो बताऊंगी अब। फिर उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन बना लूंगी इसी से ही, और इसके बाद जो है आउटकम्स क्या आएंगे और मेरी स्टडी में इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है खत्म। यहाँ से अभी चलते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ साइनॉप्सिस। फिलहाल मुझे बताओ कि आवाज आ रही है ना अभी तक, कोई एक हैंड रेस करके वो बता दे। सही है। सही है। अच्छा, ये है मेरी सबसे पहली रिसर्च। ठीक है, जो मैंने अभी पहले आप लोगों को एथिकल वाले में बताई थी। मसला आ गया था इसके अंदर, इसका टाइटल था कि इवैल्यूएटिंग द कोरिलेशन ऑफ स्लीपिंग पोजीशंस विद राउंडेड शोल्डर्स एंड फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूशन इन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ जिनास मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, शुरू शुरू में हमने टॉपिक डिसाइड किया था कि भाई राउंडेड शोल्डर्स और फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूशन की प्रिवेलेंस चेक करेंगे, सिंपल। लेकिन हमने बाद में देखा कि भाई इस पे तो बहुत सारी रिसर्चेज हैं हर तरीके से। बैकपैक के ऊपर भी की हुई है कि बैकपैक पहनने से आपके शोल्डर्स आगे की तरफ राउंड हो जाते हैं, और बहुत सारे आपकी काइफोसिस वगैरह ये सब पे हुई नहीं थी। हम बिल्कुल अब सुलटा होके बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खैर फिर हमें एक कहीं ना कहीं जब हम आर्टिकल रिव्यू कर रहे थे तो हमें कहीं ना कहीं एक चीज मिली कि शायद स्लीपिंग पोजीशन से लिंक हो, लेकिन ये अभी स्टडी नहीं हुई थी। दिस टॉपिक इज लिमिटेड। ओके, हमने बोला ये वाला सही है, मैंने जाके पबमेड पे उसको सर्च किया, मुझे उसके ऊपर नहीं मिली, तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने इसका रिलेशन निकाल दिया। टाइटल इस तरीके से निकलता है, आर्टिकल्स रिव्यू करने पड़ते हैं, तकरीबन कम से कम 10 आर्टिकल्स रिव्यू करने के बाद टाइटल निकलता है। खैर चलो, अब विंडा साइनॉप्सिस है। एक मैं ओवरव्यू पूरा दिखाती हूँ कि टाइटल है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है,
इंट्रोडक्शन के बाद रैशनल शायद नहीं है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव है, फिर इसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन है। कहीं जो जो हमने वेरिएबल्स यूज किए थे मैंने सबकी लिखी हुई है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मटेरियल एंड मेथड्स हैं, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता हर साथ साथ जब हम कवर करेंगे मैं तुम्हें आराम से दिखाऊंगी। ये सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, सैंपल सिलेक्शन है, इंक्लूजन में मैंने किनको रखा हुआ है, एक्सक्लूजन में किनको रखा हुआ है, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या है सारा, फिर डेटा एनालिसिस प्रोसीजर क्या है। ये देखो वेरिएबल्स भी लिखे हुए मैंने, दो तरह के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वो बात मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। और एंड में देखो ये रेफरेंसेस हैं, ठीक है, बिल्कुल साइनॉप्सिस के एंड में इस तरीके से ऊपर जितने भी रेफरेंसेस हम डालते रहते हैं वो नीचे एंड में इस तरीके से लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस से इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो मैंने शुरू में क्या बताया था कि आप सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो, मतलब मैं तो बैकग्राउंड में यही दे सकती हूँ जनरल बातों में, तो मैं यूजुअली जो है प्रिवेलेंस हो गई या डेफिनेशन हो गई उससे स्टार्ट करती हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि राउंडेड शोल्डर्स and forward head protrusion are ubiquitous disfigurements which are frequently seen worldwide with high prevalence rate of ये चीज, ठीक है, तो मैंने प्रिवेलेंस से स्टार्ट कर दिया। These threatening disfigurements are usually due to inadequate postural and movement habits like slouching over laptops and smartphones। अब देखो यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट रेफरेंस डाला हुआ है, ये जो प्रिवेलेंस रेट है मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है इससे, ठीक है, तो यहाँ मैंने इसका रेफरेंस डाल दिया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने बात करना शुरू की कि इसका मसला क्या होता है, क्यों आता है ये मसला स्लीपिंग पोजीशंस का, ठीक है, तो जनरल अभी बातें चल रही हैं, तो मुझे एक जगह दिखा कि लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स की वजह से मसला आता था, तो मैंने वो डाल दिया। फिर मैं आगे गई तो ये भी जनरल बात है कि ग्लोबली यंग अडल्ट्स आर फेसिंग वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राउंडेड शोल्डर posture and forward head protrusion including upper back pain, headache and neck pain. नंबर ऑफ रिसर्चर्स, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ मेन बात के पीछे क्या काम हो चुका है, रिसर्चर्स ने क्या काम किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है कि नंबर ऑफ रिसर्चेस डिपिक्ट दैट एक्सरसाइज थेरेपी विच इंक्लूड लार्ज वैरायटी ऑफ मेथड्स, ये सारी फालतू बात, with other healthcare providers somehow improve these lethal musculoskeletal conditions and also quality of life। ठीक है, तो मैंने एक बात बता दी कि भाई कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है और उनका मैंने ये रेफरेंस है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जनरल सब इस ऊपर आ गए कि रिसर्चेस क्या क्या हुई है। फिर मैंने बताया कि हाईली सिग्निफिकेंट प्रिवेलेंस जो है राउंडेड शोल्डर्स और फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन की पाकिस्तानी पॉपुलेशन में देखी गई है, और यूजुअली किन लोगों में देखी गई है जिनकी सेडेंटरी रूटीन है। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये भी क्योंकि पहले से हो चुकी है, करंट है या बैकग्राउंड में जो भी रिसर्चेज हुई हुई है वो बता रही। सेवरल रिसर्च स्टडीज हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये भी किसी रिसर्च की एक बात है जो कि हैवी बैकपैक वाली बात थी, ये डाल दी। फिर उसके बाद एक और है इन एडिशनल सिस्टमिक रिसर्च के हमने देखा गया कि ये जो रिस्क है वो ज्यादातर मेल जेंडर के अंदर होता है देन इन फीमेल, ये भी एक रिसर्च थी। अच्छा मैं वो वाली बात कर रही थी कि पहले देखा गया मेल में थी, लेकिन फिर मैंने आगे वही बात, हालांकि ये अलग अलग आर्टिकल्स थे, लेकिन मैंने उन दोनों को बाद में कंबाइन कर दिया। इसमें क्या किया कि बाद में क्या हुआ, मुझे एक और रिसर्च दिखी जिसमें मैंने देखा कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन का, राउंडेड शोल्डर्स का, मेल और फीमेल, तो बाद मैंने डाली। सही है, तो इस तरीके से आप किसी भी पुरानी रिसर्च को ओपोज भी कर सकते हैं। In another systemic review, it was seen a positive relation between psychosocial stressors and forward head protrusion. ये भी एक रिव्यू से मैंने निकाला। इन दिस स्टडी क्रेनी, अच्छा अब यहाँ तक हो गई बात, पीछे क्या चलता हुआ है, ठीक, अब मैं आ जाती हूँ अपनी टॉप, अच्छा ये वाली बात भी वैसे वही वाली है, इसमें क्या हुआ था, लो स्ट्रेस कंडीशन BSI छोड़ दो इसको।
ओके, आवाज आ रही है ना सबको? मैम आपकी आवाज ना कुछ कुछ टाइम बाद ना बीच में से स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो जाती है? यस मैम, अच्छा, अगर फिर, थोड़ी। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, अपना वाईफाई चेंज करके देख लेती हूँ। समझ में आ रही है बात? यस मैम, अभी तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। के फौरन बताना। अच्छा, अब देखो यहाँ तक, देखो यहाँ तक ये सारी बातें जो हैं, यहाँ तक की रिसर्चेस इतनी हो चुकी हैं। अब देखो मैं अपने पॉइंट पे आ रही हूँ कि यहाँ इम्पोर्टेंस क्या है। बट द एविडेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्लीपिंग पोस्चर with forward head protrusion and rounded shoulder is still deficient। ठीक है, अब ये बात मैं अपने पॉइंट पे ले आई कि इस पे तो बात नहीं हुई थी। अब मैं अपना एम बता रही हूँ कि thus the aim of this study is to find out significant correlation of different sleeping postures with forward head protrusion and rounded head protrusion and to figure out which sleeping posture is the most effective in preventing such kind of debilities। ठीक है, तो ये चीज आ गई कि मैं अपनी रिसर्च में अब क्या करने वाली हूँ। ठीक, अब ये आ गया। अब करने के बाद मेरी इस रिसर्च का आउटकम क्या होगा, ये मैंने आखिरी पैराग्राफ में लिख दिया। The awareness or early detection of these postural deformities and their long-term complication in young adult will result in correction of indefinite poor postural habits and reduction in risk of injury on muscle and ligaments। ये स्टडी प्रोवाइड करेगी कि पोस्ट्यूरल केयर मेजर्स क्या होनी चाहिए इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, ताकि वो लाइफ लॉन्ग डिफॉर्मिटीज से बच सके। मतलब सिंपली मैंने एंड में ये लिखा कि अवेयरनेस हो और अर्ली अगर डिटेक्शन हम कर लेंगे ऐसी डिफॉर्मिटीज की, तो आगे जाके जो नेक पेन वगैरह के मसले आते हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये मेरी पूरा जो था रिसर्च का आउटकम था। तो अगर इससे अंदाजा हो गया होगा कि शुरू में जो है बैकग्राउंड स्टार्ट किया, आई थिंक मेरा ना नेट इशू कर रहा है। मैम आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। नहीं, बहुत आपकी आवाज खराब आ रही है। हेलो, हेलो, यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है? अच्छा मैंने अपना नेट चेंज कर लिया है। अच्छा मुझे बताओ कोई कि मैं कहाँ पे थी जहाँ से आवाज नहीं आई। मैम आप इंट्रोडक्शन के लास्ट में थी कि बेनिफिट ऑफ दिस रिसर्च को बता रही थी कि क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या इससे दूसरों को बेनिफिट मिले। सही, ठीक है, तो वो एंड था जिसके अंदर मैंने आउटकम बताया हुआ था। सही है कि मेरी रिसर्च का जो है आउटकम एंड में क्या आएगा कि लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से मजीद जो भी इस पोस्ट्यूरल डिफॉर्मिटीज की वजह से मसले आते हैं, नेक पेन वगैरह आता है, वो सब चीजें हम पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पूरा देखा हो कि क्या चल रहा था कि शुरू में मैंने प्रिवेलेंस से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता बैकग्राउंड में सारे बताए कि रिसर्चेस क्या क्या हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उसके बाद अपने टॉपिक पे ले आई कि यहाँ पे भी काम नहीं हुआ हुआ, स्लीपिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ हुआ, और इसलिए मेरा जो एम है स्टडी का वो इसी चीज के ऊपर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2-3 लाइनें अपनी लॉजिकल उस बात को करने के लिए की, और उसके बाद एंड में जो है मैंने बता दिया कि इस रिजल्ट का फायदा क्या होगा। सही है? अच्छा, अब चलते हैं एक और साइनॉप्सिस में एक और दिखा दूं, फिर उसके बाद हम किसी पे लिखना शुरू करते हैं खुद से। वाली देखते हैं। थोड़ी सी बड़ी लिखी हुई है लेकिन है।
का टाइटल पढ़ो, लिखा हुआ है कंपेयरिंग द प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड हेल्प सीकिंग बिहेवियर अमंग वर्कर्स इन वेरियस ऑक्यूपेशंस। अच्छा, अब इस टाइटल का भी मैं बताती हूँ। शुरू में हमने जो आइडिया आया था वो ये था कि हेल्प सीकिंग बिहेवियर देखेंगे मेडिकल के स्टूडेंट्स के ऊपर। जब ये सर्च किया तो पता चला इस पे रिसर्च हो चुकी है। मेडिकल स्टूडेंट से जंप किया फिजिशियंस के ऊपर, उस पे देखा कि उस पे भी हो चुकी है। ठीक है, तो फिर अब हमने क्या किया कि इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंट ऑक्यूपेशन से एक तो डाल दिए अपनी स्टडी को अच्छा करने के लिए। फिर हमने सोचा साथ में क्यों ना हम देख लें, एक ही क्वेश्चन है ना, तो उसी में ही हम डाल देंगे कि भाई कोई सब्सटेंस तो नहीं ले रहे, क्योंकि यूजुअली हमने देखा हुआ है कि सब्सटेंस लेते हैं लोग तो हेल्प सीकिंग बिहेवियर उससे रिलेटेड है, वो उसको छोड़ना चाहते हैं नहीं चाहते, ये चीजें दोनों लिंक करती हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से लोग ज्यादातर जो है ना, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तो सब्सटेंस यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें जब इंटरलिंक मिली तो हमने कहा कि डिफरेंट वेरिएबल्स डाल के एक अपना नया रिसर्च बना लेते हैं। ये 3 चीजें मैंने डाली और उसके बाद उसको हमने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में चेक कर लिया। इस तरीके से एक नया टॉपिक मिल गया हमें। खैर चलो अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसमें भी देखो शुरू में मेंटल हेल्थ होती क्या है ये बताई हुई है कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल है, वो कैसे देखता है, क्या करता है, ये सब चीजें। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, ये मैंने ना डिफरेंट आर्टिकल्स में से सर्च करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं मिली थी डेफिनेशन। तो मैंने उसके बाद मुझे एक आर्टिकल मिला जिसके अंदर WHO की डेफिनेशन थी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो मैंने यहाँ से डाली और उसका मैंने दे दिया रेफरेंस। ये देखो, ये 1 लिखा हुआ है, ये रेफरेंस है। फिर उसके बाद मैं आई एक जनरल के प्रिवेलेंस क्या है ग्लोबली। तो ये देखो, ग्लोबली मैंने बता दिया कि मेंटल हेल्थ का मसला ये है। ठीक है, और 2019 की एक मुझे रिसर्च मिली जिसमें उन्होंने प्रिवेलेंस बताई हुई थी कि 8 लोगों में से एक को ये मसला होता है। अच्छा, फिर मैं उसके बाद आ गई कि मेंटल हेल्थ में मैं हर चीज को तो नहीं ले सकती ना, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करना शुरू कर दिया कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो उसके मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। ये भी एक रिसर्च में मुझे मिल गया था तो वहां से डाल दिया। फिर उसकी मैंने प्रिवेलेंस बता दी कि एंजाइटी और डिप्रेशन की अपनी अपनी क्या प्रिवेलेंस है। इस तरीके से ये मेरा हो गया एक पैराग्राफ तैयार जो कि बैकग्राउंड से रिलेटेड, जनरल बात से रिलेटेड था। फिर अब मैं एक इसके ऊपर आई नेक्स्ट पैराग्राफ में जिसमें मैंने पहली रिसर्चेस के बारे में बताना शुरू कर दिया कि फॉर्मल रिसर्चेस हुई नहीं है जिसमें सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को बताया गया है कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है और एज जो है वो ये होती है। फॉर एग्जाम्पल छोड़ दो, ये बहुत सारी लंबी कहानी है। ठीक है, दिस कैन लीड टू वैरायटी ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे होते हैं। ये पूरी एक रिसर्च की चीजें थी जो मैंने उसमें डाल दी। फिर उसके बाद देखो, अब मेरे पास आना शुरू हुआ था कि हमने वर्क प्लेस या ऑक्यूपेशन से उसको लिंक करना था। तो साथ साथ अब मैंने अपनी रिसर्चेस, जो भी मैं बैकग्राउंड में रिसर्चेस देख रही थी, उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दिया कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं आपके पास आना शुरू हो जाती हैं एम्प्लॉयर्स के अंदर। और उसकी वजह से यूएस में एक रिसर्च हुई हुई थी कि ये एस्टिमेटेड था कि इतना जो है हर बार लॉस प्रोडक्टिविटी होती है। 2017 की ये रिसर्च थी, तो वो लिख दी। इस तरीके से ये चलता आ रहा है कि पिछली रिसर्चेस क्या थी, क्यों हुई, ये वाली चल रही है सारी। अच्छा, अब देखो यहाँ से अब मैंने अपना टॉपिक, अपने वाले टॉपिक पे आ गई। यहाँ लिखा हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली दीज लो वेज एम्प्लॉयर्स हैव नेवर गॉन अंडर सिग्निफिकेंट स्पॉटलाइट, hence one of the key aims of this study is to illuminate which workplace employees are significantly more likely to develop these injurious mental disorders। ये कौन सा वर्क प्लेस जो है ज्यादा अफेक्ट होता है, मैं इसके ऊपर आ गई। फिर उसके बाद फर्दर मोर मैंने उसी को ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने के लिए मजीद और लिखा। ठीक है, ये छोड़ दो। इसके बाद जो है
ये सारी एंड हो गई। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने रैशनल जो है, अच्छा यहाँ जो एंड की वर्डिंग है ना, ये देखो ये पर्पस क्या लिखा हुआ है। अब हम इस पर मतलब मैं जो आउटकम बताना चाह रही थी वो मैंने ये आखिरी की 3 लाइनों में लिखा हुआ है। The purpose of this study is to figure out these barriers and to call out future interventions to promote help seeking, primarily focused on individual attitudes, to developing mental health literacy and provision of information on how to assess help in at-risk professionals. सिंपल सी बात ये लिखी है कि यार मेरी रिसर्च से पता चल जाएगा कि कौन से जो है वर्क प्लेसेस ऐसी हैं जिसमें ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रिवेल करती है, तो वहां पे जो है हम लिटरेसी बढ़ाएंगे, वहां पे अवेयरनेस देंगे, वहां पे कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स या पॉलिसीज आनी चाहिए जो कि इससे रिलेटेड काम करेंगी। ठीक है, तो ये मेरा आउटकम था। अच्छा, इस साइनॉप्सिस के अंदर मैंने रैशनल का अलग से बनाया हुआ है जिसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है मजीद के मैं क्यों करना चाहती हूँ, वो मैं एंड में बताऊंगी। इंट्रो कर लें हम फिर उसके बाद। ये एक साइनॉप्सिस अलग है। इसके अलावा एक और साइनॉप्सिस है, ये भी मैं बस पूरी नहीं करती ताकि फिर हम अपनी खुद से भी लिखने की प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये वाला टॉपिक जो था एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप्स हैं और रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इन पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी नहीं थी, ये रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी हमने की थी। अच्छा, इसमें भी इंट्रो सब में सेम होता है, किसी भी किस्म की स्टडी करोगे सब में इंट्रो का जो करने का स्टाइल होगा वो सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो इसमें भी सिंपली वही बात है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया हुआ है होता क्या है, क्या करते हैं, फिर उसके बाद कॉजेस से रिलेटेड आ गई, उसके ऊपर रिसर्चेस का बताना शुरू किया कि क्या क्या रिसर्चेस हुई है इसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फिर मैंने कुछ ऐसी रिसर्चेस देखी जिसके ऊपर ओ ब्लड ग्रुप का हाइपरकोएगुलेबिलिटी से लिंक था। ठीक है, तो मैंने अब ये वाली बात देखो लिखना शुरू की कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टडीज वी एम्ड एट इन्वेस्टिगेटिंग एसोसिएशन बिटवीन एबीओ ब्लड ग्रुप्स, venous thromboembolism in patient with type 2 डायबिटीज, और उनका रिस्क फैक्टर हमने चेक कर लिया कि नॉन ओ ब्लड ग्रुप वालों में होता है या नहीं। सही है, तो ये सारी चीजें आ गई, तो ये रैशनल आ गया कि क्यों है क्या है, ये सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता। चलो अब अपना लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से नहीं खोल लेती हूँ फाइल। सही है, और आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, ये जो टॉपिक हमने उस दिन डिसाइड किया था जिस पे कुछ नहीं आ रहा था, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, अच्छा देखो अब जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो आपको कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है कि ये हुआ हुआ है काम या नहीं हुआ हुआ। तो जब मैंने सर्च किया था तो मुझे एक चीज दिखी कि यार इस पे तो काम हुआ हुआ है। सही है, देखो क्या काम हुआ है। यूज ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स इज वेरी कॉमन स्पोर्ट जिम्स वर्ल्ड वाइड, और इनके अंदर हमने देखा कि कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। तो इसका टाइटल मैं बताती हूँ क्या था, डाइटरी सप्लीमेंट यूज इन स्पोर्ट जिम इन लेबनान। ठीक है, और उनके साइड इफेक्ट्स, आर दे नेसेसरी एंड आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स, ये सब चीजें उन्होंने की हुई थी और इसमें लिखा हुआ था कि हाइपरटेंशन ये कॉज करते हैं। ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर मैंने 5 आर्टिकल्स पढ़ लिए थे जिसमें मुझे तकरीबन काफी चीजें पता चल गई। तो ये आर्टिकल रिव्यू का इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अब आर्टिकल रिव्यू आपने कैसे करना है ये भी मैं साथ साथ। देखो ये शुरू में आपने एब्स्ट्रैक्ट में आपको बहुत कॉमन सी बात पता चलेगी। सही है, अच्छा आपने मेन फोकस पढ़ना क्या क्या होता है आर्टिकल के अंदर। सही है, तो देखो ये बैकग्राउंड एक आपको मिलेगा जिस पर आपने तसल्ली से बैठ के इसको पढ़ना है। सही है, कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। अच्छा, जब मैं ये पढ़ रही थी ना तो सारी बातें, हाँ उन्होंने ये किया इन्होंने ये किया, लेकिन मुझे एक बात दिखी जिसमें ये लिखा, however gender related differences
in relation to adverse effects that are associated with consumption of dietary supplements have not previously been described. यहाँ से मुझे पता चला कि भाई इस पे तो काम नहीं हुआ, मतलब कि जो जेंडर से रिलेटेड काम है वो इधर नहीं हुआ। मैं फौरन गई, मैंने पबमेड खोला, वहां सर्च किया, तो मैं आगे बताती हूँ कि क्या हुआ, मुझे मिला नहीं मिला। खैर, ये पूरा बैकग्राउंड तसल्ली से पढ़ने वाली चीज होती है, जो कि हर आर्टिकल में आप पहले ये पढ़ोगे, सही है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, ये काम की बातें नहीं है। जब आपको अच्छा लगे, कोई समझ में आए टॉपिक, तो फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। रिजल्ट्स यूजली पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल जो ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है ना, वो इस डिस्कशन के पहले बैकग्राउंड या इंट्रो हो गया, उसके बाद ये डिस्कशन है। कहीं ना कहीं आपको लिमिट्स पता चलना शुरू हो जाती है। ये पूरा डिस्कशन है, आराम से बैठ के इन दो चीजों पे फोकस करोगे, आराम से आपको कोई ना कोई डायमेंशन निकल आएगी कि आपके टॉपिक में क्या डायमेंशन निकल सकती है, सही है। ये डिस्कशन आराम से पढ़ना है, उसके बाद ये आपके पास कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं। ये दो हेडिंग्स जो हैं, बैकग्राउंड और डिस्कशन, ये लाजमी तौर पे किसी भी आर्टिकल की आपने पढ़नी है, सही है। खैर, फिर मैंने एक ये वाला देखा, सही है, इसमें मुझे एक टॉपिक दिखा, ये था पेड। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं, यहीं पे आ रहा है तो मैं एक बात बता देती हूँ कि देखो, ये ना पेड आर्टिकल था। जब मैं इस आर्टिकल पे गई ना फुल, तो मुझे यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट के बाद ये आर्टिकल नहीं दिखा, ये पेड आ रहा था सारी चीजें। तो इसका एक तरीका ये होता है, ये जो ये DOI वाली है ना, इस लिंक को करो कॉपी, ठीक है। कॉपी लिंक कर ली, उसके बाद ये देखो, ये चीज है, एक वेब पेज है जिसका नाम है साइंटिफिक हब। मैं तुम लोगों को वैसे ही दिखा देती हूँ, ये है, सही है। ये साइंस हब के नाम से एक पेज है। यूजुअली इसमें आपको मिल जाते हैं, जो पेड आर्टिकल्स होते हैं ना, वो खुल जाते हैं। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो नहीं खुलते। तो देखो, मैंने ये जो DOI है, ये इसमें डाला और इसको सर्च किया, देखो ये पूरा आर्टिकल नीचे खुल गया। सही, एब्स्ट्रैक्ट तो शो हो रहा था, लेकिन अब देखो ये पूरा आर्टिकल नीचे तक मुझे मिल गया, सही। इस पे भी मैंने पढ़ा, मुझे कहीं पे भी इससे जेंडर से रिलेटेड नहीं मिला। इन्होंने जो बातें की नहीं थी, मैंने तमीज से बैठ के क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी पहुंची थी। ये मैंने ये शुरू का जो बैकग्राउंड है, ये जो इंट्रोडक्शन है इन्होंने लिखा हुआ है, ये पढ़ा। इसमें मुझे कोई लिमिट नहीं दिखी थी कि कहीं इन्होंने लिखा हो कि ये चीज नहीं होगी, सब था। नीचे गई, रिजल्ट्स पढ़ना शुरू किए थे मैंने। रिजल्ट्स में पढ़ रही थी तो मुझे यहाँ पे देखो, इन्होंने लिखा हुआ है कि सब्सटेंस यूज जो है मेल ज्यादा करते हैं फीमेल्स के मुकाबले में, जो सप्लीमेंट यूज है, ठीक है। और उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में इंसोम्निया या रेस्टलेसनेस है ज्यादातर। मतलब वो हाइपरटेंशन वाली कहानी मुझे यहाँ पे भी नहीं मिली, सही है। तो अब मैंने अपना टॉपिक बना लिया, ये वाला, डाइटरी सप्लीमेंट यूज, हाइपरटेंशन, जेंडर डिफरेंस और जिम गोइंग एडल्ट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रॉपर एक वर्ड लाइन के अंदर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, एसोसिएशन ऑफ जेंडर विद सप्लीमेंट यूज induced side effects in adults going to gym, सही है। ये मैंने अपना बना लिया टाइटल। अब मैं लिखना शुरू करती हूँ इसके ऊपर इंट्रोडक्शन,
ये मैंने डाल दी इंट्रोडक्शन की हेडिंग, सही है। अब मैं जा रही हूँ वापस, सही है। तो देखो अब सबसे पहले क्या चीज आप लोगों को लग रही है कि मेन चीज जिस पे मैं थोड़ी ब्रॉड तरीके से बात कर सकती हूँ, सही है। ऐसा करते हैं, इसको साइड इफेक्ट्स की जगह कर देते हैं हाइपरटेंशन ही कर देते हैं। चलो सही। अच्छा, यहाँ पे मैं जेंडर पे कोई ब्रॉड बात कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। सब सप्लीमेंट यूज पे बात कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा सच में कोई डेफिनेशन या इसका कोई प्रिवेलेंस रेट नहीं निकाल सकती। तो मैं आ जाती हूँ इस चीज के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर, ठीक है। तो मैं जाती हूँ सिंपल, जाके मैं यही पबमेड पे सर्च करती हूँ हाइपरटेंशन। सही है। अब मुझे थोड़े पुराने हाइपरटेंशन वाले नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको करीब ले आती हूँ कि मुझे पिछले कम ईयर्स के अंदर जो है मुझे सिर्फ चाहिए, यहाँ से थोड़े रिस्क कम हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आर्टीरियल हाइपरटेंशन आ रही है, सेकेंडरी आ रही है, नहीं ये आ गया, मैं ये खोल, सही है। 2019 में हुआ हुआ, ये खोला है। मैं एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ रही हूँ यहाँ पे। तो लिखा हुआ है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीजेस रिप्रेजेंट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस फ्रॉम अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन टू हार्ट फेलियर, ठीक है। तो इसमें एक बात अच्छी है, ये मैं कॉपी कर सकती हूँ, ये की मैंने कॉपी। अच्छा, मैं सीधी सीधी उठा के अपने इंट्रो में यहाँ नहीं लिख सकती, लिख दूं? देखो लिख दी। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ से मैं इसका चेक करती हूँ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म होता है वो चीज जो कि क्या हो रही है कि एक जो चीज मैंने लिखी है वो ऑनलाइन जगहों से कॉपी पेस्ट तो नहीं की हुई है। अगर कॉपी पेस्ट की हुई है तो जिस बंदे का पहले का आर्टिकल है वो मुझ पे क्या कर देगा, क्लेम कर देगा कि इसने मेरा आर्टिकल कॉपी किया हुआ है, सही है, हालांकि मैं रेफरेंस लगाऊं तो मसला यहाँ पे आता है। तो इसलिए पहले मैं इसका प्लेजरिज्म चेक करती हूँ, जाहिर सी बात है ज्यादा आएगा क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा, प्लेजरिज्म जो है ना डिफरेंट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं वो वाली बात भी बताऊंगी कैसे करते हैं, टाइम लगेगा आई गेस, देखते हैं। खैर जब तक यहाँ पे हो रहा है मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्लेजरिज्म भी दिखाती हूँ कि ऑनलाइन कैसे देख। यूजली ना हमारे पास कुछ है जिसको हम, अच्छा ये वाला ना यूजली जो भी होता है ना, जैसे एक नाम था कि मैंने सर्च किया। अच्छा देखो, ये कुछ ना होते हैं जो कि क्विल बोल्ट के नाम से आपको मिल जाएंगे। ये सारे अच्छे हैं, वेल नोन है, लेकिन क्या होता है कि इसमें मसला ये है कि वो सारे पेड होते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट टाइम तो वो कर देंगे लेकिन बाद में नहीं करेंगे। अच्छा ये मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है, तो यहाँ देखो एक ये वाली वेबसाइट मुझे मिली थी जो मुझे थोड़ी ऑथेंटिकेट लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आप लोगों को बता दूंगी। प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट है ये, अगर सेव करना चाहो तो कर सकते हो आप, सही है। अच्छा मैं पहले से लिखा हुआ है, इसको मैं हटा रही हूँ। यहाँ मैं अपना कॉपी पेस्ट वाली चीज मैंने यहाँ डाली, सही है। अब मैं इसका प्लेजरिज्म चेक करती हूँ कि क्या आ रहा है।
Is it ma'am audible? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपका माइक म्यूट हो गया है, उसे अनम्यूट कर दें। मैम आप हेलो, म्यूट है। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज अब? यस मैम। अच्छा, ये देखो, अब मैंने यहाँ पे देखो कॉपी पेस्ट करके जब प्लेजरिज्म चेक किया तो यहाँ 100% आ रहा है। सही है, मतलब ये टोटली कॉपी पेस्ट वाला काम हुआ है। ठीक है, तो अब ये प्लेजरिज्म हटाने के लिए ना एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि आप थोड़े से वर्ड आपके आगे पीछे चेंज हो जाते हैं। पैराफ्रेजिंग आप खुद भी कर सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे, सिंपली अगर मैं ये देख लूं कि मैं यहाँ से 2-3 वर्ड्स चेंज कर दूं, जैसे स्पेक्ट्रम का वर्ड है, इसको हटा के चेंज कर दूं, ये रिप्रेजेंट्स का वर्ड हटा के चेंज कर दूं, इट डिपेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी मेरी प्लेजरिज्म कम हो सकती है। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये भी होता है कि मैं इसको फिर से कॉपी करूं, सही है, और ऑनलाइन जाके क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग कर दूं। ठीक है, तो एक मिनट, मैंने ना चेक किए हुए, इनको इग्नोर करो। अच्छा, इसकी मैं बात करी थी, ये क्विल बोर्ड है। ठीक है, ये एक आपके पास जो है पेड जगह है, इसमें आप शुरू में 1-2 दफा कर सकते हो, उसके बाद फिर ये आपसे कहता है कि भाई मुझे चाहिए पेड वर्जन। तो आप डिफरेंट और फिर यूज कर सकते हो। पैराफ्रेजिंग का आप गूगल पे लिखोगे बहुत सारे आ जाएंगे। सही है, अब देखो मैंने इसको पैराफ्रेज किया। इसने क्या किया, मेरे उन्हीं वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे करके दे दिया। तो ये हार्ट फेलियर एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन आर बोथ सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीजेस। ठीक है, तो ये वर्ड बिल्कुल चेंज हो गए। इस तरीके से अब मैं इसको कॉपी कर लूंगी। ठीक, और इसकी जगह जाके मैं ये वाली बात लिख देती हूँ, ये हो गई। सही है, यहाँ से मैंने बात, अब देखो मैंने ये वाली बात यहाँ पे लिखी है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कहीं से तो उठाई है ना, तो यहाँ से जहां से मैंने ये बात उठाई थी, मैं वहां से उसकी क्या करूंगी, रेफरेंसिंग करूंगी। अच्छा, जो रेफरेंसिंग करते हैं ना, पहले बात, अच्छा वहां पे कैसे रेफरेंसिंग करेंगे, जो मेरा तरीका है वो समझते हैं। आसान, जो नॉर्मल तरीका जो होता है ना, नॉर्मल करने का, वो यहाँ से होता है कि इंसर्ट साइटेशन करें, ऐड न्यू सोर्स करके, यहाँ पे सोर्स क्या है, कहाँ से मैंने चीज उठाई है, ये जर्नल आर्टिकल से उठाई है, उसका ऑथर कौन है वो लिखूं मैं, टाइटल लिखूं कि कौन सा टाइटल से उठाई है, जर्नल का नाम क्या था, किस साल का है, किस पेज का है, ये बहुत लंबी कहानी है। इस तरीके से पूरी वो साइटेशन देगा। इसके बजाय आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ से एक एंड नोट डालूं। सही है, ये देखो, ये देख रहे हो छोटा सा एक एरो टाइप है। ठीक है, इसको एरो को क्लिक किया, सही है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एंड नोट का ऑप्शन। ठीक है, मैंने ये एंड नोट दबाया, इसके बाद यहाँ से चेंज कर दो इसको 1 2 3 के ऊपर। सही है, यहाँ से अगर कंटिन्यूअस पे है तो कंटिन्यूअस पे ही रखेंगे, एंड देन मैं इसको यहाँ पे कर दूंगी इंसर्ट। सही है, तो ये देखो यहाँ पे एक आ गया 1 लिखा हुआ और इस जगह पे भी आ गया। सही है, तो अब यहाँ पे मैं इसको हटाती हूँ और यहाँ पे अब मैं डालना शुरू कर दूंगी रेफरेंसेस। ठीक है, साथ साथ मैं रेफरेंसेस डालना शुरू कर रही हूँ, तो मैं यही हेडिंग बना लेती हूँ और साथ साथ में डालना शुरू करती हूँ। वापस जाते हैं, अब यहाँ से रेफरेंसेस ना, देखो एक होता है वैंकोवर, मैं बताती हूँ कि रेफरेंसेस के भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हमने कौन सी यूज करनी होती है। अच्छा, यहाँ पबमेड वाले ना सही से साइट नहीं देते, मतलब ये वाला हमें पता नहीं चलता कि फॉर्मेट कौन सा है।
जो हमें चाहिए होता है ना वैंकूवर स्टाइल, यूजुअली हम साइनॉप्सिस के अंदर वैंकूवर यूज करते हैं, वो यहाँ पबमेड पे नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं ये क्या करती हूँ, इसको मैं ये टॉपिक जो है इसको किया कॉपी टाइटल को, सही है। मैं गई गूगल स्कॉलर के ऊपर, यहाँ पे जाके मैंने इस टॉपिक को कर दिया पेस्ट। ठीक है, यहाँ से सर्च किया, देखो ये वाला टॉपिक आ गया। सही है, ये वाला टॉपिक सेम है, मैं जरा मैच कर लेती हूँ। जर्मी का है समथिंग, जो भी नाम है। सही है, तो यही नाम आ रहे हैं, जर्मी स्लीवेनिक। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। अब ये देखो, ये दो दिख रहे हैं, ये साइट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ सर्च की, ये इस पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास साइटेशन बहुत सारी आ गई। ठीक है, हम ये वाली यूज करते हैं, वैंकूवर स्टाइलिंग यूज करते हैं रेफरेंसिंग के लिए। ये मैं करूंगी कॉपी यहाँ से, सही है, और अपने जाके इंट्रो के रेफरेंस में 1 डाल के यहाँ पे मैं पेस्ट कर, सही हो गया। ये मेरी आ गई पहली रेफरेंस। मजीद आगे बढ़ते हैं, सही है। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन और मजीद लिखने लगी हूँ। अब मैं जरा अगला काम ये करती हूँ कि मैंने क्या किया, हाइपरटेंशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख दिया है। हार्ट फेलियर का लिखा है और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीजेस में आते हैं। मजीद थोड़ा सा इस पर और सर्च करते हैं। इसी में पहले देख लेते हैं कि यहाँ कोई और बात है जो हम जनरली यूज कर सकें। अच्छा, ये पेड आर्टिकल, ये देखो फुल टेक्स्ट लिंक यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से सर्च करके देख। देखो यहाँ पे ना ये वाली बात भी पढ़ सकते हैं, की पॉइंट्स भी लिखे हुए होते हैं कुछ कुछ के अंदर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइपरटेंशन लीड्स टू हार्ट फेलियर थ्रू पैथोलॉजिक लेफ्ट, ये वाली बात। ये भी मैं कॉपी कर सकती हूँ, ये भी मैंने कॉपी कर ली। फिर वही काम होगा, मैं पहले क्या करूंगी, पैराफ्रेज, प्लेजरिज्म यकीनी तौर पे आएगा, तो मैं यहाँ से पैराफ्रेजिंग कर लेती हूँ पहले। अच्छा, मैं साथ साथ इंट्रोडक्शन कभी भी नहीं लिखती, खुद जो मैं काम करती हूँ वो कभी भी ऐसे नहीं करती। मैं पहले आर्टिकल रिव्यू करती रहती हूँ, सही है। जो जो मुझे अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, मैं वर्ड पे डायरेक्टली वैसी कॉपी पेस्ट करके साथ साथ उनका रेफरेंसेस कॉपी पेस्ट करके रखती रहती हूँ। फिर एंड में जो चीज मुझे सही लगती है कि ये पहले वर्ड आने चाहिए, ये वर्ड बाद में आने चाहिए इस आर्टिकल के, फिर उस हिसाब से जो अरेंजमेंट वाला काम होता है ना, वो मैं एंड में करती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को साथ साथ अरेंज करके दिखा रही हूँ, सही है। तो ये आपके पास, सॉरी ये मैंने वही फिर से खोल दिया। सही है, अब देखो यहाँ पे भी जो है ना, मेरा एंड नोट जो था वो यही सेम आना चाहिए, सही है। अब यहाँ पे 1 ही आना चाहिए था, तो अब मैं ये क्या करती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जाऊंगी ना, क्योंकि सेम ही आर्टिकल से लिया था, तो यहाँ मैं 1 लिख देती हूँ, तो ये वापस से 1 आ जाएगा, सी। ठीक है, अगर इन केस मैंने किसी और आर्टिकल से लिखा हुआ होता तो यहाँ 2 आता, 2 के बाद फिर मैं यहाँ पे आती, सही है, और यहाँ पे आने के बाद मैं अपना 2 डाल देती, सही है। 2 के बाद यहाँ पे उसी तरीके से वैंकूवर स्टाइल निकाल के मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती, सही है। ये चीज यहाँ से चलती रहेगी, इस तरीके से हम रेफरेंसिंग करते रहते हैं।
अच्छा अब मैम हम लेकिन चलते यहाँ पर हैं। आपने मैम हम्म यहाँ पर जब आप इंटू लिखती है आपने हाइपरटेंशन लीड टू द हार्ट फेलियर टू द पैथोलॉजिकल लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड डिस्ट्रेसल डिसफंक्शन। मैम वहाँ 2 क्यों आ रहा है? वहाँ 1 ही आना चाहिए ना, बिकॉज पहले रेफरेंस पे ही हम कॉपी कर, वहाँ 2 आने का क्या मतलब है? वो मैंने अभी बाद में किया चेंज, देखो आना यहाँ पे 1 ही चाहिए, सही कह रही हो। यस तो मैंने मैम। बाद में चेंज किया था, क्या इन केस अगर आपका ये दूसरी लाइन किसी और आर्टिकल से तो आप 2 लिखोगे, सही है, वरना यहाँ पे वापस से ही 1 आएगा, ओके मैम। सही है, ये 1 ही आना चाहिए, यही सेम चलेगा। चलो एक और करके दिखाती हूँ। अच्छा अब हमारे पास हाइपरटेंशन को मैं जरा लिंक करती हूँ सप्लीमेंट यूज से, ठीक है, ओवरव्यू ऐसी थोड़ी सी देते हैं। एक्सरसाइज से कर लेते हैं या जिम से करते हैं? जिमर से करते हैं, गेमर्स आ रहे हैं, एक्सरसाइज से करके देख लेते हैं। मैं पहली ही खोल रही हूँ। यहाँ से अगर मैं ढूंढना शुरू करूँ, कोई बात नहीं, आज नीचे से किसी जुबान में आ गया है। इंग्लिश में नहीं है, पता नहीं कौन सी जुबान में आ गया है, छोड़ो दूसरा करते हैं, देख लेते हैं। देखो मुझे ये वाली में ना साफ साफ दिख रहा था एक्सरसाइज से रिलेटेड। वाली बात यहाँ पे है, तो मैं इसको देखती हूँ। ये वाली बात देखो, people with hypertension are less physically active than those with hypertension and there is strong evidence supporting blood pressure lowering ability of regular exercise especially in hypertensive individuals। ठीक है, तो अब मैंने ये बात लिखी, सपोज करो ये जो है यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड वाली बातें तकरीबन हो गई, सही। अब मैं उन बातों पे आ रही हूँ कि जो रिलेटेड हैं किसी पुरानी रिसर्च से, तो मैं लिखना शुरू करूंगी इनफॉर्मर रिसर्च। इट हैज बीन फाउंड आउट दैट करके, अब मैं पहले पैराफ्रेजिंग कर लूं। सही है, ये आ गया पैराफ्रेज, मैंने इसको किया कॉपी, मैं गई यहाँ पे। इट हैज बीन फाउंड आउट दैट, ये चीज मैंने लिख दी यहाँ पे कि पीपल विद हाइपरटेंशन आर लेस फिजिकली एक्टिव देन पीपल विदाउट इट and regular exercise has been shown to significantly decrease blood pressure especially those in with hypertension। ये वाली बात अब सही है, मैंने किसी और आर्टिकल से उठाई है, तो जिस आर्टिकल से मैंने उठाई थी ये वाली बात, मैं अब उसका क्या करूंगी, रेफरेंस निकालूंगी। तो सिंपल वही काम करूंगी, ये जाके मैं कॉपी करके फिर डाल
यहाँ डाला, देखो ये एक आर्टिकल यही आ रहा है, इधर से यहाँ से साइड किया, यहाँ से वेंकोवर को जो है मैंने कॉपी किया, यहाँ गई, यहाँ पे मैंने इंसर्ट एंड नोट किया, तो देखो डायरेक्टली वन के बाद, क्योंकि यहाँ मैंने कंटिन्यूअस चीज रखी थी, ठीक है, तो मैंने जब दूसरा डाला तो यहाँ 2 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट अब क्या करूँ, इसको पेस्ट कर दूँ, तो ये मेरा दूसरा आर्टिकल रेफरेंस हो गया। सही है। अब मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ में आई है कि किस तरीके से पैराफ्रेजिंग करनी है और रेफरेंस कैसे डालनी। कोई एक माइक ओपन करके बताए या रिएक्ट करके बताए। सही है, क्लियर है। पैराफ्रेजिंग के लिए देख लो कि क्या यूज कर सकते हो। ये क्विल बोर्ड है, और भी मजीद होते हैं जो कि आप लोग खुद सर्च कर सकते हो कि और क्या क्या है फ्री में जो कर सकते हैं। और ये प्लेजरिज्म चेक करने के लिए ये प्लेजरिज्म डिटेक्टर है, ये आप चेक कर सकते हो। सही है। अब इंट्रो के हवाले से भी मुझे बताओ कि किस किस को बात क्लियर हो चुकी है कि लिखना कैसे है, या मैम मजीद हम एक और साइनॉप्सिस देखें। मैम बोलो। इंट्रो में जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे कीवर्ड्स है, जो टाइटल के कीवर्ड्स है, उसको हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे उनकी, ठीक है। उसके बाद फिर हम पास रिसर्चर्स प्रेवलेंस भी कर सकते हैं, जर्नल टॉक भी कर सकते हैं, देन उसके बाद पास रिसर्चर्स की बात करेंगे, देन एम्स की बात करेंगे, और लास्ट में हम आउटकम और पर्पस को एक्सप्लेन करेंगे। यही है ना मैम, इसी तरह ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। ओके मैम एम आई ये बैकग्राउंड। जी बोलें। Ma'am, I want to ask that why are we paraphrasing it if we are already giving reference at the end? अच्छा, ये वाली बात जो है ना, आओ मैं बताती हूँ। इसके अलावा किसी और को कोई मसला है? एनीवन जिसको इंट्रो अब समझ में आ गया है सबको, या मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है? रिएक्ट कर दो सारे। सॉरी आवाज नहीं आई मुझे। एम्स कैसे लिखेंगे ये पूछ रही हो? एम्स में, अच्छा, एम्स में आप शुरू इस तरीके से करोगे कि इतनी सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, लेकिन मेरे इस टॉपिक पे अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई भी, ठीक है। तो लिखोगे कि डिस्पाइट ऑल दीज रिसर्चेस स्टिल टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक होगा, इज स्टिल डिबेटेबल, ठीक है, अभी उस पर बात की जा सकती है। फिर उस पर लिखोगे कि क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, आपके सीन में क्या है कि क्यों ऐसा होना चाहिए। आप थोड़ी बहुत उसकी लॉजिक दोगे, आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे कि भाई इस वजह से, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत लिंक जो इसकी करीब करीब की चीज पे दिखा, या ये बोलना करोगे कि इससे फायदा होगा, किसी को, गवर्नमेंट को फायदा होगा, तो आहिस्ता से वो आप आउटकम पे ले आओगे बात डायरेक्ट, ठीक है। ज्यादातर ये होता है कि एम पे हम इसलिए बोलते हैं कि भाई इस पे कभी पहले रिसर्च हुई भी नहीं है, या अगर इनकेस कहीं पे हुई भी होती है तो हम बोलते हैं कि पहले जो है किसी और रीजन के अंदर ये रिसर्च हुई हुई है, या सपोज कि मैंने जैसे उस पे लिखा हुआ था वर्क प्लेसेस के ऊपर मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में लिखा हुआ था। जब मैंने देखा तो वर्क प्लेसेस पे हुई हुई थी, लेकिन क्या थे कि वो वाली वर्क प्लेसेस जिसमें लिटरेसी रेट ज्यादा होता है, सपोज टीचर्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें ज्यादा। तो फिर मैंने उस चीज को लिया, मैंने लिखा कि भाई जो है हाई इनकम वाली जो वर्क प्लेसेस थी वहां पे ये हुई भी है, लेकिन लो इनकम वाली जगहों पे अभी भी डिबेटेबल है। तो हम इस तरीके के ऑक्यूपेशंस लेंगे जिसमें हाई वाले भी हों और लो इनकम वाली वर्क प्लेसेस भी हों, ताकि हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें और देख सकें कि क्या एजुकेशन का असर उस पर पड़ता है
क्या वहाँ का माहौल का असर पड़ता है? तो ये सारी चीजें मैंने उसमें लॉजिक ऐड करना शुरू कर दी। सही है कि एजुकेशन का असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, या वहाँ के माहौल का असर पड़ रहा है, या उनके फ्रेंड सर्कल्स का असर पड़ रहा है, या ज्यादा वर्कलोड तो नहीं है उस जगह के अंदर हाई इनकम वालों के अंदर या लो इनकम वालों में। तो जितने भी डिफरेंसेस आ रहे थे जो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने वो एम्स को अपने ज्यादा प्रूफ करने के लिए, रीजन देने के लिए मैंने वो डाला। सही है। फिर एंड में जब मैं आई तो मैंने उसको आउटकम पे डाल दिया कि अब जब मेरी रिसर्च हो जाएगी तो उसके ये फायदे होंगे कि जिस चीज का हमें पता चल जाएगा कि यहाँ रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो अब हम वहाँ काम करेंगे। Okay, ma'am. Thank you so much. चलो अब चलते हैं अपनी वापस से पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, इंट्रोडक्शन तक हमारी बात हो चुकी थी। वापस से स्लाइड पर आते हैं। देखो ये वाली स्लाइड पे काम होना चाहिए, इस स्लाइड के हिसाब से सारा काम करोगे आप लोग। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना नेक्स्ट हेडिंग आती है रैशनल। रैशनल को पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ये ब्रीफ स्टेटमेंट होता है that outlines the significance, significance मतलब आपके importance and relevance of the study, मतलब आप उस पर कितना रिलाय कर सकते हो, कितनी रिलायबल हो। The rationale should provide a clear understanding of the problem and the proposed solution। जो भी प्रॉब्लम है और जो भी आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे उसकी कुछ मतलब उसके हवाले से क्लियर कट आपके 3-4 पॉइंट होने चाहिए। And it should justify the need for the study or project. It also highlights the scope, aims, and objectives of research, and it links the research question to its significance and purpose. Simply, rationale का मतलब होता है अपने टॉपिक पे एक लॉजिक देना, एक रीजन देना कि मैं इस वजह से ये काम कर रहा हूं। सही है। कोई भी आपको बोल देगा कि भाई क्यों काम किया इसके ऊपर, इसका क्या फायदा है, तुम्हें क्या फायदा है, क्या होगा, तो वो 3-4 वर्ड्स आपको क्या लगता है कि इससे फायदा क्या होगा, क्यों करना लाजमी है इस जगह पे रिसर्च, तो वो चीज आपके रैशनल के पैराग्राफ में आ जाती है। सही है। सपोज एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ये वाली थी मेंटल हेल्थ इश्यूज वाली, तो मैं आ रही हूँ इसका रैशनल। देखो मैंने क्या लिखा है। Previous research has mainly concentrated on particular professional groups such as healthcare workers or military personnel, which has limited our understanding of mental health of the general public. अभी इस वजह से हमारी limited understanding है। This research topic can offer a comprehensive picture of mental health difficulties and help seeking habits in the right work situations by looking at a number of occupational categories। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई हम इसकी बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्ट से हम देख सकते हैं जब हम बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज या ऑक्यूपेशंस को हम देखेंगे। The result of this study can be used to help create support programs and interventions that are specifically designed to help workers in various occupational settings and maintain। अब मैं उसका सिग्निफिकेंस बता रही हूँ कि इस रिजल्ट का क्या फायदा होगा कि हम कुछ प्रोग्राम्स ला सकते हैं, कुछ इंटरवेंशंस ला सकते हैं उस स्पेसिफिक वर्क फील्ड से रिलेटेड एंड इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ, making mental health a regular topic of conversation in the workplace require including it in health and safety talks and conducting regular check-ins that focus on mental health। तो ये सारी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है जो आखिरी के इंट्रोडक्शन के एंड में भी लिखते हो, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उन्हीं बातों को घुमा फिरा के यहाँ पे थोड़ी और लंबा करके लिख दो, 1-2 लाइनें, वहां पे 2-3 छोटी लाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात वही होती है, थोड़ा बहुत मजीद उसको एक अच्छे पैराग्राफ में लगा के आप दे दो। सही है।
अच्छा मैम इसका तो आसान तरीका मैम हमारा एम और पर्पस जो होता है वो भी ये एक्सप्लेन कर रहा है और रैशनल भी वही एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्यों रैशनल की हेडिंग क्यों एक्स्ट्रा दी गई? कोई डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। बिल्कुल मतलब कोई डिफरेंस तो नहीं है। देखो तभी तो, देखो तभी मैंने जो पहली मेरी साइनॉप्सिस थी ना उसमें ये रैशनल की हेडिंग नहीं है, और ये मेरी आईआरबी अप्रूव्ड है साइनॉप्सिस, इसका लेटर मुझे मिल चुका है। लेकिन इसमें क्या मसला है कि कोई मैंने नहीं लिखी रैशनल, तो एज सच कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं जिनको एक प्रॉपर अलग से हेडिंग चाहिए होती है, क्योंकि देखो अगर कोई आपका पढ़ रहा होगा ना तो वो बैठ के, अगर किसी के पास टाइम नहीं होगा तो वो शुरू आपका क्या करेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ेगा। खैर ऊपर ऊपर से पढ़ते नहीं है, सपोज अगर वो ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है तो कोई चीजें देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। तो अगर अलग हेडिंग करके एक इम्पोर्टेंस आपने दी हुई है उस चीज को, तो वो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा तमीज से बैठ के पढ़ सकते। सही है, तो बात वही है, लेकिन आपने थोड़ा और मजीद एक पैराग्राफ ऐड करना है और वही बात थोड़ी सी और लंबी करके लिखनी है। ये हो गया हमारा रैशनल। ठीक है, क्योंकि ये सीपीएसपी गाइडलाइन में भी रैशनल की हेडिंग है, तो मैंने सोचा कि मैं डाल देती हूँ। सही है, अब रैशनल का अच्छा मैं एक तरीका ये बता रही थी, एक जुगाड़ू तरीका है। हम ये कर सकते हैं कि हम चैट जीपीटी पे जाके रैशनल निकाल सकते हैं, वो बहुत अच्छी वर्डिंग में लिख देगा। सही है, तो सिंपली क्या करो, जो भी टाइटल है ना, सपोज अगर मैं खोल के भी दिखाऊं, खैर वैसे सबको आता होगा चैट जीपीटी यूज करना। सही है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। लेकिन अच्छी बात नहीं है ये खुद लिखने की कोशिश करना, लेकिन इन केस अगर थक जाओ, कुछ कर लो, तो ये सीधा सीधा आपको 3-4 वर्ड में लिख देता है। राइट अ रैशनल फॉर माय टॉपिक, जेंडर सब्सटेंस लिख देते हैं, एलिमेंट सही है, ये लिखा मैंने इसको जरा सेंड किया, देखते हैं जवाब देते हैं नहीं देता। देखो इसने दे दिया, कॉपी पेस्ट करके ये भी यूज कर सकते हो। टॉपिक ऑफ जेंडर एसोसिएशन विद सप्लीमेंट यूज इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इन अडल्ट्स going to gym is a significant issue that requires close attention within the health and fitness communities. As the use of supplements becomes increasingly popular among adults in the gym, there is growing concern about their potential side effects, particularly on hypertension. Hypertension is a condition that can lead to several problems, and it is essential to understand the gender-based occurrence and risk factors associated with it. अगर इतना ही उठा के लिख दोगे तो बहुत है। सही है, तो इस तरीके से भी एक जुगाड़ू काम है, ये कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी पैराफ्रेजिंग होगी, क्योंकि ये भी कभी कभी ऐसा होता है कि कॉपी पेस्ट इसमें प्लेजरिज्म आ जाता है, तो इसकी भी पैराफ्रेजिंग पहले करोगे फिर उसके बाद उसमें डालो। सही है, चलें अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलें अपनी। यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज रिएक्ट। सही, रेफरेंसिंग और साइटेशन मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से करते हैं। अच्छा, प्लेजरिज्म पे आ जाते हैं। वाला जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया था वो मैं उसका जवाब यहाँ पे देती हूँ। देखो,
सबसे पहले प्लेजरिज्म की टाइप्स देखो तो एक होती है ग्लोबल और कंप्लीट प्लेजरिज्म। इसमें ये होता है कि सीधा सीधा आपने पूरा का पूरा रिसर्च पेपर लिया एक बंदे का, वो उठाया और उठा के अपने पास उसको लिख लिया, ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट। पार्शियल में क्या होता है, एक बंदा होता है वो क्या करता है, मुख्तलिफ 2-3 आर्टिकल्स लेगा, कुछ टॉपिक्स पहले वाले में से ले लेगा, कुछ टॉपिक्स दूसरे वाले में से लेगा, कुछ टॉपिक्स तीसरे वाले में से लेगा, इन तीनों को मिला के अपना एक आर्टिकल बना लेगा। लेकिन क्योंकि वो कॉपी पेस्ट है तो वो अब आ जाएगी पार्शियल या वर्बैटिम प्लेजरिज्म के, ठीक है। अब तीसरी तरह की होती है जिसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। इसमें ये होता है बात तो उसी बंदे की थी, कॉन्सेप्ट तो था ना किसी पिछले बंदे का, अभी भी हम यही काम कर रहे हैं कि हमने उठाई तो बात किसी और बंदे की है, उसी का ही आइडिया था, उसी ने ही उस चीज पे रिसर्च की हुई है, हमने तो नहीं की, हम तो उसको पैराफ्रेज करके लिख रहे हैं, लेकिन आइडिया स्टिल हमारा नहीं है। तो वो क्लेम कर सकता है कि ये आइडिया तो मैंने अपनी रिसर्च में लिखा था, सही है। तो इस टाइप की प्लेजरिज्म को पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म बोलते हैं, और इसीलिए हम इसके आगे साइटेशन करते हैं उसकी कि ये चीज हमने उस जगह से ली है, सही है। फिर इसके अलावा सेल्फ प्लेजरिज्म आती है। सेल्फ प्लेजरिज्म ये होता है कि इन केस अगर मैंने कभी पिछले जमाने में कोई एक आर्टिकल लिखा था, सही है, वो बहुत पुराना हो गया, किसी की अब उस पर नजर नहीं पड़ रही, तो अब मैंने क्या किया, उसी की चीजें उठाई और वापस से एक और आर्टिकल निकाला और उसमें मैंने अब फिर से डाल दिया, तो क्या हो जाएगा कि ये मैंने अपनी ही चीज को फिर से कॉपी पेस्ट करके यूज किया हुआ है, तो ये सेल्फ प्लेजरिज्म में आ जाएगी। तो ये कुछ टाइप्स हैं प्लेजरिज्म की। अब देखते हैं कि किन किन चीजों में हमें प्लेजरिज्म चेक करने की जरूरत है, ठीक है। तो लाजमी तौर पे आपका टाइटल कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें प्लेजरिज्म आप चेक करते हो। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे जो रिसर्च के बाद लिखते हो, ठीक है, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो रिजल्ट लिखोगे या डिस्कशन लिखोगे उसके अंदर नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए, और जो टेबल्स या ग्राफ्स बनते हैं उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिनमें आपने चेक करना होता है प्लेजरिज्म, और जिनको नहीं चेक करने की जरूरत, जैसे कुछ एब्रीविएशंस हो गए, जैसे वीनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म की मैंने एब्रीविएशन यूज की हुई थी VTE, अब तो वो हर बंदे की सेम ही होगी, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स हो गए, जैसे कोई भी हमने डायबिटीज अगर मेरा कीवर्ड है तो हर बंदे ने वही कीवर्ड यूज किया होगा। अगर हम अलग से एक हेडिंग बनाते हैं बाद में रिसर्च आर्टिकल के अंदर कीवर्ड्स की, इसमें हम अपने कीवर्ड्स लिखते हैं, तो उस पैराग्राफ की प्लेजरिज्म नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा रेफरेंसेस हो गए, रेफरेंसेस को अगर आप उसकी प्लेजरिज्म चेक करोगे ना तो वो भी 100% आएगी, क्योंकि वो सीधी सीधी हमने कॉपी पेस्ट की है ना, हम उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, सही है, क्योंकि फिर उसकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी, रेफरेंसिंग सही नहीं आएगी। ये 3 चीजें जिनकी हमें नहीं करनी होती प्लेजरिज्म चेक। देन अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मजीद पैराफ्रेजिंग करने के बाद भी, अपने वर्ड्स ऐड करने के बाद भी स्टिल कुछ ना कुछ प्लेजरिज्म आ रहा होता है। तो ओवरऑल अगर 18 से लेकर 25 तक का आपका प्लेजरिज्म आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन कोशिश करना कि 18 से कम का ही रहे, सही है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स का पता नहीं होता कि वो किसी भी चीज का आपको जो है वो लगा दें कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो होता है कि एक्सेप्टेबल है 18 to 25, लेकिन कोशिश करना कि 18 से कम का ही हो प्लेजरिज्म, सही। यहाँ पे अब हमारे टॉपिक्स खत्म होते हैं, आ जाते हैं वापस। अच्छा मोहसिन है यहाँ पे? आप लास्ट बार रिवाइज कर देंगे 18 से कम का वो। यस। अच्छा देखो ये एक जो ओवरऑल इनकी गाइडलाइंस होती है ना इंटरनेशनली जो मानी जाती है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि 18 to 25% अगर आपकी रिसर्च में प्लेजरिज्म है तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, मान लेते हैं उसे, ये थोड़ा बहुत है तो चलो ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कोशिश करनी है कि आपने 18 से कम का ही रखना है, कि आपका अगर आप प्लेजरिज्म चेक कर रहे हो इंट्रोडक्शन का सपोज, और उसमें अगर आपके पास 12 आ रहा है तो इट्स गुड, 18 से कम का होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना कि हमेशा 18 से कम का रखो।
कंक्लूजन में अगर प्लेजरिज्म आ रहा है तो वो भी कोशिश करना कि 18 से कम करिए, क्योंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होती हैं, उनके डिफरेंट गाइडलाइंस होते हैं। मतलब आप किसी जर्नल में पब्लिश कर रहे हो तो उसके अपने रूल्स होंगे, किसी और में कर रहे हो तो उसके अपने रूल्स होंगे। तो जो भी रेंज होती है हम उससे थोड़ा कम रखते हैं कि ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए हर हाल के अंदर। सही है, ये वाली बात थी। इसके अलावा किसी को कोई मसला? किसी को कुछ पूछना है? यस मैम, इंट्रोडक्शन मैम आप जो है वो एक एक करके पूछो। ओके मैम, जो इंट्रोडक्शन में आपने 4 अहम बातें बताई ना, तो हम पैराग्राफ जो चेंज करेंगे, मतलब 4 पैरा करेंगे, मतलब पैराग्राफ का बता रहे हैं, थोड़ा चेंज करना है। हाँ, आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, 4 पैराग्राफ कर लो। पैराग्राफ का कोई लिमिट नहीं है। ज्यादा लगता है कि बड़ा, जैसे सपोज अगर जो बैकग्राउंड आप उसकी देते हो, डिफरेंट रिसर्चेस का बताते हो, तो एक रिसर्च को थोड़ा एक्सप्लेन अगर आप करके आपका पैराग्राफ काफी बड़ा हो रहा है तो नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज कर लो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो यूजुअली ये होता है, लोग ये यूज करते हैं कि बैक जो जनरल अगर बात कर रहे हो तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाए, फिर सेकंड पैराग्राफ से आप फॉर्मल रिसर्चेस का बताना शुरू कर दो कि ये रिसर्च हो चुकी है, इस पे काम हो चुका है, इस पे काम हो चुका है। अगर तकरीबन मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो रिसर्चेस वाला काम है ना, ये मेरी 2 पैराग्राफ्स में आ जाए। 2 पैराग्राफ्स में आ गया मतलब टोटल अभी बैकग्राउंड वाला 1 पैराग्राफ, रिसर्चेस वाला 2 पैराग्राफ, टोटल हो गए 3। सही है। चौथे में फिर मैं अपना एम लिखती हूँ। सही है। और उसी के साथ मैं आउटकम भी कभी कभार लिख देती हूँ या कभी पैराग्राफ चेंज करके आउटकम लिख देती हूँ। सही है। मैम आप मुझे प्लीज रैशनलाइज के बाद से बता सकती हैं? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था जब हम आप जो है वहां पे सेकंड आपने रेफरेंस की थी, उसके बाद से बता सकती हूँ, बिकॉज मेरा नेट का कनेक्शन खराब हो गया था। अच्छा, मैंने रैशनल का बताया था। हाँ, रिकॉर्डिंग भी देख सकती हो, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने उसमें ये किया था कि चैट जीपीटी पे जाके रैशनल जो था उससे मांग लिया था कि मुझे दे दो। तो ये मैंने लिखा था कि मुझे रैशनल चाहिए अपने टॉपिक का, टॉपिक मैंने आगे से लिखा तो उसने थोड़ा बहुत दे दिया। खैर, खुद अगर लिखोगी रैशनल, खुद लिखना चाहिए, खुद लिखना, कोशिश करना खुद लिखने की। तो उसमें ये था कि ये सिर्फ आपकी जो भी स्टडी है उसमें आप करना क्या चाह रहे हो, लॉजिक जो भी है, रीजन क्या दे रहे हो, सही है, उसके एम, स्कोप, थोड़ा बहुत वो मिक्स करके जो आखिरी के इंट्रो के पैराग्राफ्स थे ना उनको थोड़ा सा और लंबा करके ये अलग पैराग्राफ बनाते हैं रैशनल का। सही है। नेक्स्ट। यस मैम, थैंक यू। अच्छा, टाइटल से रिलेटेड अब कोई मसला है किसी को? अगर है मसला तो मोहसिन आके अब बताएगा। I guess so. I guess so clear. मेरे ख्याल से टाइटल में मसला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है। मैं सोचे कर चुका हूँ, सबको अलग अलग पर्सनल राइट किया। तो अगर आज बहुत ज़्यादा हो गया तो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो तमाम बच्चों से पहले मैं कह देता हूँ कि आज माशाल्लाह सुबह मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया आपको इंट्रोडक्शन राइटिंग के बारे में। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसके साथ बिल्कुल लग के आपने काम करना है। और एक एडिशनल बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेटा जितनी ज़्यादा रेफरेंसिंग आप कर सकते हो किसी भी आर्टिकल के अंदर उतनी ज़्यादा करो। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 25 यानी कि 25 रेफरेंसिंग दो एक आर्टिकल के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 तक भी जा सकते हो। जिस आर्टिकल के अंदर जितनी ज़्यादा रेफरेंसिंग होती है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्टिकल कंसिडर किया जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये बेटा कि कल जो है हम आपको फिर से टाइटल डिसाइड करना और मोर ऑन सर्चिंग सर्चिंग मजीद पढ़ाएंगे। ठीक है, मैश से अलग से बताएंगे। इंट्रोडक्शन को मजीद हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और साइनॉप्सिस के जो पार्ट बचे हुए हैं वो करवा देंगे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है, वो आप आज का आपका असाइनमेंट है कि आप जब आपकी कॉल खत्म हो जाएगी तो आप जाके कम से कम जिनके आर्टिकल्स अप्रूव्ड हैं, जिनके आर्टिकल्स अप्रूव हो चुके हैं, वो कम से कम अपने आर्टिकल को मजीद परफेक्ट सर्च करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें
और देन उसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक आपने जनरल ओवरव्यू देना है, फिर इसकी प्रेफरेंस बतानी है, देन आप इसके एम एंड गोल्स बताने हैं। तो आप 4 लोग Sir, you are not audible. अच्छा चलो, हाँ ये वाली बात मैं बताना भूल गई थी कि रेफरेंसेस कम से कम जो होते हैं ना पूरे साइनॉप्सिस के अंदर मिला के 15 होने चाहिए, कम से कम 15 से हमेशा ज्यादा रखते हो, कोशिश करना हमेशा ज्यादा। तो जितने मैंने सबसे पहले देखो, मैंने शुरू में बात बताई थी, मैं फौरन इंट्रो लिखना नहीं स्टार्ट करती। मेरा टॉपिक फाइनलाइज हो गया, अब मैं जाऊंगी इस पे रिसर्चिंग करूंगी, सर्चिंग करूंगी। अब सर्चिंग की मैंने जगह बता दी कि एक आप डिस्कशन वाली जगह कर सकते हो, ठीक है, और जो बैकग्राउंड वाली जगह है वो करोगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आपको लिमिटेशंस भी वहां पे मिल जाएंगी और कुछ स्पेसिफिक बातें, यूनिक बातें भी दिखेंगी, सही है। तो उनको कॉपी पेस्ट करके साथ साथ वर्ड पे डालना शुरू कर दो। सपोज एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें जो अच्छी बात लिखी वो सारी लाइन से कॉपी पेस्ट कर ली वर्ड पे और उस आर्टिकल का रेफरेंस वहीं डाल दिया। फिर दूसरा आर्टिकल खोला, उसमें से सारा कुछ पढ़ा, सही है, वो पढ़ के कॉपी पेस्ट करो और वहीं पे ही आर्टिकल फिर से उसका रेफरेंस डाल दो, ठीक है। जब तकरीबन आप लोगों के पास 10 आर्टिकल्स आपने रिव्यू कर लिए, ठीक है, 10, तो उसके बाद जो है आप क्या करो, अब इंट्रोडक्शन को लिखना शुरू करो, सही है, उसको अरेंज करना है अब आपने। तो अब आपको लग रहा है कि ये बात जो है इसकी बैकग्राउंड में आनी चाहिए, ये थोड़ी जनरल बात है, ये थोड़ी प्रिवेलेंस की बात हुई है, तो ये मैं पहले डाल देती हूँ। तो वो चीज आप पैराफ्रेज करके फिर पहले डाल दोगे, सही है। फिर जो चीज आपको लग रहा है कि ये सेंटर में आनी चाहिए, वो आप सेंटर में रिसर्च के दौरान डाल दोगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले इंपॉर्टेंट लग रही होती हैं, बाद में नहीं लगती, तो फिर वो आप बीच बीच में छोड़ भी सकते हो चीज, सही है। तो इस तरीके से अब कोशिश करो जिन जिन के टाइटल्स हो चुके हैं, ठीक है, वो उस पे इंट्रोडक्शन पे काम करना शुरू कर दें, ताकि पता चले कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही, ताकि साथ साथ अभी के अभी फौरन फौरन आपको गाइड करते रहें, सही है। ये चीज है, क्योंकि अभी देखो आज इंट्रोडक्शन, हाँ आ रही है, आ रही है। आप कहना तो क्या? जो मैं ये कह रही थी कि आज इंट्रोडक्शन हो गया है, रैशनल हो गया है, बाकी साइनॉप्सिस पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बाकी का जो टाइप चीजें हैं वो कल बताऊंगी, और एक हमारा कॉन्सेप्ट है मैश टर्म्स का, वो भी कल आपको थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड गाइड करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कल तक ऑलमोस्ट 90-80% तक इंट्रो हो जाए, सही है। आपके पास पूरा दिन है, सुबह से लेके रात तक का टाइम है, तो कोशिश करो कि ये काम कर लो, ताकि साथ के साथ जो उसमें जो भी गलतियां हो वो डिस्कस करके आपसे फौरन फौरन जब तक हम साइनॉप्सिस वाले पार्ट में वो आपकी कंप्लीट हो जाए, सही है। ताकि फिर जब आगे हम बढ़े क्वेश्चनियर वगैरह पे पहुंचे तो फिर साइनॉप्सिस वाला काम खत्म हो जाए सारा। बस ये बोलना था। हुसैन कंटिन्यू। बच्चों आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि देखें, अब आपको जो एक क्रूशियल टाइम शुरू हो गया रिसर्च का, तो अब से आपने बाकायदा प्रैक्टिकल वर्क शुरू कर दिया। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन केस अगर आपके एकेडमिक्स स्टडी ये मुतासर हो रही है तो कर लें, क्योंकि हमारे पास आखिरी के 7-8 दिन रह गए हैं। इन 7-8 दिनों के अंदर जो आप काम कर रहे हो जिंदगी भर आपके काम है, कि आप गाँव में हैं, जिला में हैं, केवड़ीसी में हैं, कहीं मीडियस हैं, तो अगर आपके एकेडमिक्स अगर मुतासर हो रही है, इवन के मॉड्यूल से मुतासर हो रहे हैं, तो कर लें। क्योंकि आई नो, मैं पर्सनली जानता हूँ कि मॉड्यूल्स के मार्क्स ऐड नहीं होते एनुअल्स के अंदर, ठीक है। मॉड्यूलर एनुअल सिस्टम हमारा है, तो मॉड्यूल अगर खराब भी हो जाए तो उसके एनुअल से मार्क्स ऐड नहीं होते, तो ऐसा कोई मसला भी नहीं, ठीक है। तो आप पूरा फोकस आप रिसर्च के ऊपर करें। अगर आपने ज़रा से भी आपको कोताही की तो अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। मजीद ये आपको बता दें कि इंट्रोडक्शन में आप 2 तरीके इख्तियार कर सकते हैं, कि जैसे इंट्रोडक्शन के अगर 4 या 5 पार्ट हैं तो वो लोगों में 4-5 हिस्सों में डिवाइड, या फिर ये भी कर सकते हैं कि तमाम लोग पूरी इंट्रोडक्शन अलग अलग लिखें। अलग अलग लिखने के बाद तमाम की फिर क्या करें, आपस में मर्ज कर लें उसको, किसी एक बंदे की जिम्मेदारी लगाएं कि भाई देखो हम 3 बंदों ने इंट्रोडक्शन लिख दिया है,
तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि तुम इन तीनों को मर्ज करो। तो इससे क्या होता है, मर्ज करने से एक अच्छा इंट्रोडक्शन सामने जाता है। मैंने इसको ही फॉलो किया हमेशा। जब मेरी टीम होती थी तो वो कहते थे कि भाई आप मोहम्मद कुमार साहब से बोलती थी तो आप अलग अलग इंट्रोडक्शन लिखो, फिर उन्हें मर्ज कर लिया करते। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस तरह पेपर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर हम जब कल मिलेंगे तो यहाँ से आगे